हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है एक बार पुनः आप सभी लोगों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो जल्दी आप सभी लोग आ जाइए और लाइव जुड़ जाइए। और आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत, जिसका आप सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार था, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी जो फिजिक्स विषय का अंसाल पेपर उसको सॉल्व करा दिया जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी के लिए। जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है यानी 2022 का सेट नंबर 1, जिसका कोड है आपका जीए। क्या कोड है भाई? जीए। तो इस सेट को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए और अन्य साथियों को जोड़ लीजिए। मैंने कहा है कि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो, जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ठीक, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए मैं लगातार क्लासों को प्रोवाइड कर रहा हूं और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सभी क्लासें हमारी पसंद आ रही होंगी और आपके एग्जाम की बेस्ट तैयारी हो रही होगी। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, खंड आ में आपके क्या हो गया? बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहले का पार्ट देखते हैं। तो का पार्ट में बोला गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा का मान दिया गया है वो I=I0 साइन क्या दिया गया भाई? ओमेगा टी माइनस का π/2 ये दिया गया है। उसके बाद प्रवाहित है परिपथ के सिरों के बीच जो प्रत्यावर्ती विभव है उसको दिया गया है E=E0 क्या दिया गया भाई? साइन ओमेगा टी, ये आपको दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि लगाया जाता है तो परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी। तो आप सभी को पता है कि आपने सूत्र पढ़ा है। क्या सूत्र पढ़ा है? जो शक्ति बराबर आपने सूत्र पढ़ा, शक्ति को हम पी बार से प्रदर्शित करते हैं। पी बार बराबर आपका होता है VRMS रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, और इनटू में IRMS और इनटू में cos फाई। इसमें जो फाई होता है वो क्या होता है भाई? कलांतर होता है। ठीक, IRMS और VRMS का मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है और इक्वल टू ये आपका P होता है, जिसे हम शक्ति से प्रदर्शित करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इस समीकरण में तो आपको कलांतर पता चल रहा है π/2 है। यहाँ पर कलांतर नहीं दिया गया तो आप 0 मान सकते हो, ठीक है ना। क्या मान सकते हो? 0 आप मान सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलांतर निकालेंगे जो कि फाई से प्रदर्शित किया जाता है। और जो VRMS होता है यहाँ पर तो आपको बता दें, जो VRMS होता है वो V0 अपान में क्या होता है भाई? √2, जहाँ V0 क्या होता है? वोल्टेज का शिखर मान होता है। और जो IRMS होता है, ठीक, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, IRMS का मान होता है I0 अपान में √2, जहाँ I0 क्या होता है? धारा का शिखर मान होता है। और फाई का मान यहाँ पर हम निकालेंगे तो कलांतर निकालेंगे। यहाँ पर कलांतर कितना था? 0 नहीं दिया तो 0 मानेंगे। 0 से घटाएंगे, यहाँ पर कलांतर कितना भाई? माइनस का π/2। ठीक, दूसरे को पहले से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कलांतर आपका आ जाएगा π/2, ठीक है ना। अब हम सूत्र तब शक्ति निकालेंगे। शक्ति बराबर आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा? V अपान में √2, क्योंकि VRMS होता है V0 अपान में √2। IRMS किसके बराबर होता है? I0 अपान में √2 और इनटू में cos फाई के स्थान पर आप कितना लिखोगे? π/2, क्योंकि कलांतर आपका π/2 है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0 होती है। और 0 का मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0, यानी जो शक्ति होगी, व्यय शक्ति का मान होगा वो आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर जो 4th होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न संख्या खा की ओर। इसमें बताया जा रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक है, देखिए 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक की बात करें तो उसमें क्या होता है? चालन बैंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 0 होती है, ठीक है ना, मतलब होती ही नहीं। शून्य होने का मतलब शून्य होने का मतलब नहीं होना, ठीक है। जब ताप आपका 0 केल्विन होता है तो जो आपका अर्धचालक होता है उसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम नगण्य होती है। इस वजह से वहां पर जो अर्धचालक होता है उस स्थिति में कुचालक की भांति कार्य करता है, मतलब एक अचालक पदार्थ की भांति वो कार्य करता है अर्धचालक। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को ही हम जानते हैं अचालक के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका विद्युत रोधी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, आपने थ्योरी पढ़ा था भाई अर्धचालक वाले चैप्टर में, ठीक, ऊर्जा बैंड वाली, उसमें बताया गया था कि जो 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक होता है वो अचालक की भांति कार्य करता है, क्योंकि वहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस स्थिति में नगण्य होती है चालन बैंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं गा पार्ट की ओर। गा पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लगभग होगा। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होती है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र आप सब लोग जानते हो, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपान अंडर रूट 2m क्यू वी, ये सूत्र होता है। ठीक, इसमें हम मान रख देते हैं h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की घात -34। मान सारे याद होने चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, m क्या द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg होता है। और बात करें यहाँ पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। ये v यहाँ पर क्या है, वो विभवांतर है, तो v का मान तो पता नहीं यहाँ पर, तो लैम्डा इक्वल टू देखिए आप लगाओगे 6.6 गुणे 10 की घात -34 और बटे में देखिए ये v अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अंडर रूट v ऐसे लिख देंगे, और अंडर रूट के अंदर 2 गुणे m का मान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और गुणे में क्या है आपका आवेश, आवेश का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये पूरा पोर्शन आप संख्या वाला हल करोगे तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कितना आता है भाई, 12.27, और बटे में नीचे आपका अंडर रूट वैसे ही रहता है, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। ये आपका आता है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान। आप सॉल्व करोगे तो यही आता है। ये निगमन आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हो। दूसरा चैनल जो है हमारा बालाजी लर्निंग कोचिंग, ठीक, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें हैं मैं लगातार प्रोवाइड कर भी रहा हूं, और आप लोगों का ज़्यादा मांग थी इसलिए मैं आंसर पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आता है उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें आपको उसी चैनल पर मिलेंगी, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है, ठीक है ना। और क्लास को भाई देखिए अंत तक किया करें, जब आप क्लास को अंत तक करोगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। आंसर पेपर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड पेपर का प्रारूप आपको पता चल जाएगा कि किस प्रश्न पर हमें कितनी मेहनत करनी है। चलिए फिर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, गा का पहला पार्ट आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं घा पार्ट की ओर। इसमें लिखा परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं वो किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, यानी विक्षेपित होते हैं। प्रकीर्णित होने का मतलब क्या भाई, विक्षेपित होना। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आप लोग जानते हो, स्वर्ण पत्र एक आपका होता है उसमें प्रयोग में, और उस पर क्या होता है भाई, अल्फा कणों की बमबारी की जाती है। प्रयोग तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ से जो होते हैं अल्फा कण स्वर्ण पत्र पर जब बमबारी की जाती है तो जो अल्फा कण होते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये परमाणु से होकर जाते हैं ये विक्षेपित हो जाते हैं, और जो सीधे कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। अगर परमाणु पर गए तो विक्षेपित हो जाते हैं। ऐसा ही तो होता है, ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है कि परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होता है वह किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, विक्षेपित होते हैं। तो देखिए परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु के अंदर आप सभी को पता है क्या होता है भाई, नाभिक होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेश होता है। और अल्फा कण जो विक्षेपित होते हैं वो किस बल के कारण, तो देखिए जो अल्फा कण आते हैं तो यहाँ पर देखिए धनावेश होता है नाभिक पर, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्लस का 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। अब यहाँ पर भी आवेश की प्रकृति धनात्मक है और यहाँ पर नाभिक की प्रकृति भी धनात्मक। तो जब ये परमाणु से टकराते हैं, परमाणु से यहाँ पर जैसे टकराते हैं तो ये विक्षेपित हो जाते हैं। तो देखिए विक्षेपित कैसे हुए, देखिए धन आवेश और धन आवेश, जब धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है तो वहां पर कैसा बल कार्य करता है भाई, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल, और ये आपको कूलाम के नियम में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, तो कूलाम के बल में ये बताया गया कि अगर सजातीय आवेश होते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं दूसरे को, और विजातीय आवेश मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो वो आपको आकर्षित करते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बहुत विद्यार्थी गलत कर देते हैं, नाभिकीय बल लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं नाभिक से संबंधित बात हुई तो नाभिकीय बल लगा देते हैं, तो ये आप गलती नहीं कीजिएगा, कूलाम बल होगा, ठीक है ना। आगे चलिए बात करते हैं अंगा नंबर, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति प्रस किसका पूछा गया है, अवरक्त, रेडियो की भी पूछी गई है कई बार, अवरक्त विकिरण की आवृत्ति प्रास पूछी गई है। तो अवरक्त विकिरण की जो आवृत्ति प्रास होती है वो मैं आपको लिखा देता हूं, 4 गुणे 10 की घात 14 से 6 गुणे 10 की घात 10 हर्ट्ज होती है।
इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, आपकी किताब में मिल जाएगा। जो अवरक्त विकिरण की आवृत्ति परास होती है वो आपकी कितनी होती है भाई, 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज होती है। अब इसमें देखते हैं बहुविकल्पी में जो दिए गए हैं क्या क्या दिए गए हैं। 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16, पहला बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो है वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि होता कितना है भाई, 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं चा पार्ट की ओर। ये बहुविकल्पी प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहने का मतलब कौन सा भाई नहीं बदलेगा। आपको पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब कोई प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो आपने पढ़ा है प्रकाश के अपवर्तन की घटना, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता क्या क्या, यानी यहाँ पर अपवर्तन की पहली बात तो घटना हुई, क्योंकि प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अपवर्तन हुआ। और प्रकाश के अपवर्तन की घटना में तरंग दैर्ध्य बदलती है। क्या क्या बदलता है जान लीजिए, तरंग दैर्ध्य बदलती है, ठीक है ना, और क्या बदलता है, आवेग बदलता है। ठीक, तरंग दैर्ध्य, आवेग, और क्या बदलता है, वेग बदलता है। ये 3 चीजें बदल जाती हैं। क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो याद रखना कि जब भी कोई प्रकाश किरण पुंज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग, आवेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। ये आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो उसको याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि जब माध्यम चेंज होंगे तो क्या नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी लगभग सब बदल जाता है। ठीक है ना, क्या क्या बदलता है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से जो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। आगे बात करेंगे खंड बा। अब आ जाएंगे भाई खंड बा पर, खंड बा पर, और खंड बा के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। खंड बा का दूसरे का पार्ट, ये एक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा कवर कीजिए, डेरिवेशन पोर्शन पर ज़्यादा समय दीजिए। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो दूसरा चैनल है बालाजी लर्निंग कोचिंग, उसमें मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। न्यूमेरिकल की अलग प्लेलिस्ट है और जो डेरिवेशन की वो अलग प्लेलिस्ट है। बढ़िया अच्छे तरीके से आप स्टडी अभी भी कर सकते हो, आपके पास समय है तो आप क्लासें वहाँ पर कर लीजिए। वो हमारा सेकंड चैनल, वहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। यहाँ पर फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड करने का यही उद्देश्य है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी जुड़ें, ठीक है ना, जिससे मैं पूरी मेहनत के साथ आपको क्लासें प्रोवाइड कर सकूँ। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ। तो खंड बा में दूसरे के का नंबर में बोला गया है कि एक अल्फा कण जो है वो 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है। पहले चैप्टर का आपका ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो मात्रक से ही पता लग गया कि जो E का मान है वो यहाँ पर दिया गया है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम ये दिया गया है। न्यूटन कूलाम की पावर -1, मतलब एक ही है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको बल F की गणना करना है। किसकी गणना करना है, F की गणना करना है। और चूंकि अल्फा कण है तो अल्फा कण पर जो आवेश का मान होता है वो प्लस का 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, यानी 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए सूत्र जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर होता है आपका F/Q, ठीक है ना। E का मान कितना दिया गया है 15 × 10⁻⁴, और F का मान हमें निकालना है, आवेश का मान है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके नीचे एक मान सकते हैं, कैंची गुणा कर सकते हैं हम, तो कैंची गुणा करेंगे F = F, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 16 दूना 32, ठीक है, यानी 3.2 हो जाएगा, और 3.2 का गुणा हो जाएगा 15 से, संख्या का गुणा, × 10⁻⁻19 और +4 ये आपका हो जाएगा -15। देखिए आधार सेम है तो -19 से +4 जाएगा, -15 बचेगा। इस तरीके से यहाँ से आपको F का मान क्या मिल जाएगा, F = गुणा कर लेंगे, 15 दूना 30 होता है, 15 × 45, 45 में 3 हासिल आपका 48 हो जाएगा। 0.1 अंक के बाद लगा है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, और × 10 की घात आपका -15 है। आपको पता है
कि न्यूमेरिकल में हम साइंटिफिक वैल्यू लिखते हैं, दशमलव के 1 अंक तक लिखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं 4.8 गुणे 10 की घात, दशमलव इधर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर घात में 1 जुड़ जाएगा और -15 में 1 जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा -14। चूँकि आप बल निकाल रहे हो और बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, तो यहाँ पर जो ये बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 4.8 गुणे 10 की घात -14 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है ना। अगला दिया गया दूसरे का खा पार्ट, इसमें बोला गया है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रश्न जितने नंबर का है उतने नंबर का काम कीजिएगा, ज़्यादा समय लॉस करोगे छोटे प्रश्नों में तो बड़े वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रह जाएंगे, ठीक। अब जितना पूछा जाए प्रश्न में उतने जवाब दीजिए। इसमें बोला गया कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, मैंने गॉस की प्रमेय में आपको अच्छे से बताया है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक काल्पनिक पृष्ठ हम ले लेते हैं। काल्पनिक पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होती है, यानी जो संख्या की माप होती है, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी माप ही क्या कहलाती है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो सीधी सी बात है, आप बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, एक आपकी अदिश राशि है, ठीक है ना। ये परिभाषा तो आप कभी भूलिए मत, सिंपल सी बात है। एक काल्पनिक पृष्ठ ले लीजिए, जैसे एक काल्पनिक पृष्ठ हमने ले लिया, ऐसे काल्पनिक पृष्ठ है हमारे पास, तो जितनी आपकी वैद्युत बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होती है कुल, वो इस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसमें केवल और केवल परिमाण होता है। इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर आपका होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यही तो होता है। आपको पता है दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उनके कोज्याओं के परिमाण और उनके कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, या ई इंटू ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक निकालना बहुत आसान। देखिए ई इंटू ए होता है, इसका कोई मात्रक होता नहीं, विमाहीन राशि होती है। कोण ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है भैया न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और गुणे में आपका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा भाई, मात्रक हो जाएगा। इसका दूसरा मात्रक होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो दोनों मात्रक आप याद रख सकते हैं। और बीमा निकालना बहुत आसान है। न्यूटन की बीमा को MLT-2 रख दीजिएगा, लेकिन बीमा नहीं पूछा जा रहा तो ज़्यादा क्यों समय लॉस करें, ठीक है। अब जितना एक नंबर का हो गया इतना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरे का ग पार्ट कहता है कि ओमी और अनोमी प्रतिरोधों के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचिए। एक नंबर का क्वेश्चन है। ओमी और अनोमी प्रतिरोध पहले होते क्या हैं, पहले ये आप जानिए, उसके बाद उनके बीच हम ग्राफ खींचना बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। सबसे आसान तरीके से आपको मनसा पेपर हल करा देंगे और इसके साथ ही आपको कई सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्लास को मैं बार बार कहता हूँ कि अंत तक देखा करें, बीच में छोड़ के मत जाया करें, ठीक है ना। बीच में जाने से फिर जो नॉलेज आपने लिया है थोड़ी देर के लिए वो भी सब बेकार। क्लास को अंत तक कीजिए, पूरा नॉलेज ज्ञान जो है लीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि अल्प ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है, सभी को पता है। यहाँ पर आपको दिया गया है दूसरे के गा पार्ट में दिया गया है ओमी और अनोमी। तो सबसे पहले ओमी जो प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। ओमी प्रतिरोध का मतलब जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। और नंबर 2 आता है आपका अनओमी प्रतिरोध। अनओमी प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं भाई, ठीक है ना। तो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती हटाते हो तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है R, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा होती है कि किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत प्रतिरोध होता है नियतांक होता है, मतलब ये नियत होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब ग्राफ खींचते हैं V और I के बीच, तो यहाँ पर ये वोल्टेज को हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं और इसे हम धारा से प्रदर्शित कर देते हैं। तो V और I के बीच जो ग्राफ होता है, देखिए जो V है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। अगर धारा का मान बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर जो चूंकि ये जो है ओम के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसमें जो ग्राफ मिलती है V I के बीच जो ग्राफ मिलता है वो एक सरल रेखा मिलता है। यानी जिस प्रकार हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं उसी प्रकार आपका धारा का मान बढ़ता जाता है, या जिस प्रकार हम धारा का मान बढ़ाते हैं उस प्रकार वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है। तो इसमें ओमी प्रतिरोध में जो V और I के बीच ग्राफ मिलता है वो एक सरल रेखा मिलती है। इसका कारण ये है कि ये ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, ठीक है ना।
और ओम के नियम में भी आपने ये सीखा कि यहाँ पर ग्राफ एक सरल रेखा ही मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे अनोमी प्रतिरोध। अनोमी प्रतिरोध जो होते हैं वो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ पर जो होता है आपका वो आपका होता है डेल वी अपान में डेल आई इक्वल टू डेल आर या आर। ठीक, यानी अगर विभवांतर में परिवर्तन करते हैं तो धारा में परिवर्तन होता है, क्योंकि ये ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं। इनके बीच V और I के बीच जो ग्राफ बनता है ये वोल्टेज को शो करता है, ये धारा को शो करता है। इसके बीच जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये दो बातें याद रखनी है। अनोमी प्रतिरोध के लिए जो आपका V और I के बीच ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, और ओमी प्रतिरोध के लिए जो आपका ग्राफ बनता है वो आपका एक सरल रेखा बीच में प्राप्त होती है। ठीक है ना, याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा और समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने घ नंबर की ओर। घ नंबर में क्या बोला जा रहा है भाई, घ नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है इसको देखते हैं। घ नंबर में आपसे ये बोला जा रहा है कि डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता है, क्या पता है, जो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य होती है, डी ब्रागली जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है वो आपकी होती है लैम्डा इक्वल टू, जो लैम्डा होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो 1/p यानी संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर आपका आता है प्लांक कांस्टेंट h। ठीक, या लैम्डा इक्वल टू h/p लिख सकते हैं। आप लिखोगे जहाँ जो h होता है वो क्या है भाई, प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है सभी को याद होना चाहिए, 6.62 गुणे 10 की घात -34। ठीक है, नियतांक है, जहाँ h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है। अब यहाँ पर आगे बात करें तो हम ये मान लें कि जो हमारा कण है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, k है, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है कि डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि माना कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा, अगर कण की गतिज ऊर्जा k मान लें, गतिज ऊर्जा k हो, तो हम जानते हैं छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा जो होता है वो हाफ mv² के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमको P का मान पता हो जाए K के पदों में, तो ये हमें जो है डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक गतिज ऊर्जा के पदों में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम P का मान निकालेंगे। यहाँ पर P लाने के लिए हमको ऊपर और नीचे m से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर वेग का स्क्वायर, इसलिए मैंने m से गुणा किया, m का स्क्वायर हो जाएगा तो mv का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, m का गुणा m स्क्वायर v स्क्वायर, यानी इसको ले सकते हैं mv का होल स्क्वायर, और बटे में नीचे 2 और m का गुणा 2m हो जाएगा। अब mv के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, क्योंकि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p बराबर क्या है, mv है। तो यहाँ पर देखिए आपको निकल के मिलेगा k इक्वल टू, इस mv के स्थान पर p लिख सकते हो, स्क्वायर था तो p स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2m, कहीं से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2mk। 2mk स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो वो अंडर रूट में बदल जाता है, तो अंडर रूट 2mk हो जाएगा। m द्रव्यमान है, कण कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दीजिएगा, कण जैसा भी होगा, जैसा भी आवेशित कण होगा। m द्रव्यमान है उसका, k क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा है। अब p का मान उठा के इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे p का मान कहाँ पर रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी है भाई लैम्डा इक्वल टू कितनी है, h/p। तो इसमें p का मान रखेंगे, p का मान आया है हमारा कितना, p का मान आया है हमारा अंडर रूट 2mk। ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है, और इस तरंग दैर्ध्य के सूत्र में आप देख सकते हो कि जो गतिज ऊर्जा है, ठीक, गतिज ऊर्जा के पदों में है आपका k है भी है और तरंग दैर्ध्य भी है। तो इसमें यही बोला गया था कि जो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य है उसको आप गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपने व्यक्त कर दिया बहुत ही आसान भाषा में। उम्मीद करता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे इसे, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं अंगा नंबर। अंगा नंबर में आपसे क्या बोला जा रहा है, अंगा नंबर को देखिए आप। अंगा नंबर में बोला जा रहा है कि एक न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है ना, और बहुत ही देखिए सरल लैंग्वेज में आपको न्यूमेरिकल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि क्लास को आप देखते रहें, बहुत ही जल्द आपकी क्लास अभी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी हम क्लास नहीं रखते हैं, आपको पता है, आधे घंटे से ऊपर क्लास नहीं होगी पहली क्लास। अभी आगे आवश्यकता पड़ेगी तो 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास रख देंगे, ठीक है। बस अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे हमें ज़्यादा जो है विद्यार्थी हमसे
जुड़ सकें। यहाँ पर देखिए एक लेंस है आपका, इसमें बताया जा रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है और तथा इस लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, तो इस न्यूमेरिकल में बोला क्या गया, ये आपका अंगा पार्ट है दूसरे का, ठीक। इसमें n का मान दिया गया है 1.5, ये अपवर्तनांक दिया गया है और बोला गया कि इस लेंस को चित्र में AB के अनुदिश, यहाँ पर AB आपका ये लेंस है, इसको AB के अनुदिश ऐसे काट दिया जाएगा, ठीक। इसको क्या किया गया है, ऐसे काट दिया गया है। अब AB के अनुदिश काट दिया गया है तो एक भाग आपका ऐसे मिलेगा, इसका मिलेगा कि नहीं, और एक भाग आपको ऐसे मिलेगा, तो दोनों एक तरह के भाग होंगे। इसमें आप देखोगे कि एक पृष्ठ जो है ये वाला, ये समतल होता है और एक पृष्ठ उत्तल होता है, उभरा हुआ होता है, नहीं उत्तल होता है। तो इस लेंस को सम्मिलित रूप से बोला जाता है समतल उत्तल लेंस। क्या बोला जाता है, समतल उत्तल लेंस। और समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, ये आप सभी को पता है कि समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी इन्फिनिटिव होती है। किसके लिए, समतल के लिए। और उत्तल की यहाँ पर देखिए, अब देखिए उत्तल की आपको निर्देशांक ज्यामिति में सभी को पता है कि जो एक्स अक्ष की धन दिशा की दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में अगर कोई दूरी आती है तो वो ऋणात्मक होती हैं। क्योंकि हमको देखिए, मैंने आपको अच्छे से बताया कि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग होता है। तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा की दूरियां ऋणात्मक होंगी, वाई अक्ष की ऋण दिशा की दूरियां जो होंगी वो नीचे वाली वो भी ऋणात्मक होंगी, बाकी इधर की धनात्मक और इधर की धनात्मक। तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करेंगे, देखिए R1 की अगर हम बात करें, पहले आपका ये वाला पृष्ठ पड़ता है तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या आपकी इन्फिनिटिव हो गई है, क्योंकि ये समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटिव होती है। फिर बात करें यहाँ पर उत्तल पृष्ठ की, तो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होगी वो इधर की ओर होगी और इधर है हमारी एक्स अक्ष की ऋण दिशा, तो यानी जो R2 का मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, देखिए वक्रता त्रिज्या दी गई है प्रश्न में 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर रखेंगे क्योंकि एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ रही है। अब सूत्र लगा देंगे, हमें फोकस दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लगाएंगे 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 से इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो 1/f = n का मान 1.5 - 1 1/r1 की वैल्यू है आपकी इन्फिनिटिव और माइनस R2 की वैल्यू आपकी माइनस का 20, तो माइनस 20 रखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है ना। देखो माइनस का 20 था और माइनस सूत्र वाला प्लस हो गया। 1/f = 1.5 से 1 घटाएंगे तो ये 0.5 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 1/इन्फिनिटिव का मतलब होता है 0। देखिए इन्फिनिटिव का मतलब होता है किसी भी संख्या के बट्टे में 0 होना। जब ये 0 ऊपर जाता है तो ये अंश में 0/1 आ जाता है, तो इसलिए 1/इन्फिनिटिव का मान कितना हो जाता है 0 या 0/1, तो 0 माइनस प्लस का 1/20, इसका गुणा करेंगे 0.5 का गुणा हो जाएगा 1/20 से, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 × 5 5 चौको 20, तो यहाँ से आपको मिला 1/f = 1/40, कैंची गुणा करेंगे यहाँ से तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा f = 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इस पृष्ठ को ऐसे बनाते तब भी आपकी 40 आती। बस आपको ये याद रखना, निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी, दूरियां कहाँ पर आपको कौन सा चिन्ह लेना ये जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो आप। अब बढ़ते हैं, इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, 28 मिनट हो चुका है ना, आधे घंटे में क्लास हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर, दूसरे का 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या बोला गया है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है। ऊर्जा को हम लिखते हैं En से, En का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, ठीक है ना। और ये बताया गया कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 अपान में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो मतलब यहाँ पर nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, यहाँ पर हम लिखेंगे nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो आपकी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटे में n², ठीक है ना। तो जब En का मान यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में n²। तो कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये n² इधर आ जाएगा
और ये 13.6 के बटे में आपका आ जाएगा 3.4। ये पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे और इसको लेकर जाओगे तो 34 चौको 4 बार चला जाएगा आपका पूरा, यानी n² बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो n बराबर हो जाएगा √4। स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 होता है। n का मान आपको 2 पता चल गया। इसमें ये पूछा गया है, क्या पूछा गया, कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का आपको क्या निकालना भाई, कोणीय संवेग निकालना है। और इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो आपका सूत्र पता होना चाहिए। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर आपका होता है n गुणे h अपान कितना होता है 2π। n गुणे h अपान 2π होता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। n का मान आपने निकाल लिया है, 2 आया है। h का मान सभी को पता है 6 × 10⁻⁻34 और बटे में 2 गुणे पाई का मान 3.14। देखिए ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया और जब आप 6.6 को भाग करोगे 3.14 और गुणे 10 की घात आपका पहले से -34 है तो आपको मिल जाएगा 2.10 गुणे 10 की घात -34। ठीक है ना। ये क्या मिला, कोणीय संवेग मिला। कितना मिला, 2.10 गुणे 10 की घात -34। इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है किलोग्राम, मात्रक जरूर याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये मात्रक किसका होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में मैंने जो खंड बा तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि तैयारी भी आपकी बेस्ट चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको कोई समस्या होती है। ठीक है ना। और मैंने बता दिया कि फिजिक्स की क्लासें हमारे आप सेकंड चैनल पर देखिए, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आपको हम पूरी तैयारी कराएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी आपकी होगी। ठीक है, और 95% नंबर आएंगे। बस आप मेहनत इसी तरीके से करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।